जाल प्रमेय विभिन्न विद्युत नेटवर्कों को हल करने के लिए कुछ विशेष जाल प्रमेयों का उपयोग में लेना होता है। उन जाल प्रमेयों में से पहली प्रमेय जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वह है अध्यारोपण प्रमेय, सुपरपोजिशन थ्योरम। इस अध्यारोपण प्रमेय की जो परिभाषा है वो है प्रतिबाधाओं और ऊर्जा स्रोतों से युक्त किसी रेखिक जाल में किसी अवयव से प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है जो प्रत्येक ऊर्जा स्रोत के कारण प्रवाहित होती है, जबकि दूसरे ऊर्जा स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अर्थात इस जाल प्रमेय का उपयोग जहाँ पर हम करेंगे वहाँ पर किसी अवयव से प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ये एक से अधिक स्रोत लगे हुए हों तो उनमें से किसी एक स्रोत को लेना है, बाकी दूसरे स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाना है। अब हमें इस प्रमेय का जो प्रूफ है, इसकी उत्पत्ति है, वो करनी है। इस प्रमेय की उत्पत्ति करने के लिए हमने माना दो वोल्टा स्रोत E1 तथा E2 तथा तीन प्रतिबाधाओं Z1, Z2 तथा Z3 से युक्त परिपथ को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। उसका जो परिपथ चित्र है वो निम्नानुसार है। यहाँ पर दो वोल्टा स्रोत लगे हुए हैं। E1 वोल्टा स्रोत लगा हुआ है पहले पास में, दूसरे पास में E2 वोल्टा स्रोत लगा हुआ है। E1 के कारण जो करंट फ्लो हो रही है वो I1 हो रही है, E2 के कारण जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 हो रही है। Z1 तथा Z2 से I1 फ्लो हो रही है तथा Z3 Z2 से I2, यानी कि Z2 से I1 और I2 दोनों ही करंट फ्लो हो रही हैं। अब इनका तुल्य जो प्रतिस्थापित चित्र है वो करें। यदि हम E2 हटा दें, वोल्टा स्रोत E2 हटा दें, तो जो तुल्य परिपथ चित्र आता है सिर्फ एक वोल्टा स्रोत लगा हुआ है E1 लगा हुआ है। इसके कारण जब इस परिपथ जाल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो माना I1 डैश है, तथा दूसरी बार यदि हम E1 को हटाकर सिर्फ E2 को रखें, E2 के कारण माना कि करंट I है, E2 के कारण जो करंट है वो I है, तथा Z2 से जो करंट फ्लो हो रही है वो I माइनस I1 डबल डैश है, तथा Z1 से करंट फ्लो हो रही है वो I1 डबल डैश है। यहाँ पर Z1 से करंट फ्लो हो रही है I1 डैश, यहाँ पर I1 डैश डबल डैश, और ऊपर वाले चित्र में देखें तो I1 हो रही है। यानी कि हमें अध्यारोपण प्रमेय से ये सिद्ध करना है कि I1 बराबर I1 डैश माइनस I1 डबल डैश होगा। तो चित्र ए के अनुसार, ये जो चित्र ए है इसके अनुसार जो 5 समीकरण होंगे वो होंगे E1 बराबर Z1 प्लस Z2 I1 प्लस Z2 I2, इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। E2 बराबर Z2 प्लस Z3 I2 प्लस Z2 I1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में I1 एक साइड में लिख लें, तो E2 माइनस Z2 प्लस Z3 I2 बराबर Z2 I1, जिससे I1 बराबर E2 बटा Z2 माइनस Z2 प्लस Z3 अपॉन Z2 इंटू I2। अब ये जो I1 का मान है इसको हम इस समीकरण में रखते हैं। इस समीकरण नंबर 1 में I1 यहाँ पर रखते हैं, तो E1 बराबर Z1 प्लस Z2, ये I1 की वैल्यू रख दी I2 की फॉर्म में, प्लस Z2 I2, तो ये आ गया Z1 प्लस Z2 अपॉन Z2 E2 माइनस
Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन Z2 I2 प्लस Z2 I2, या Z1 प्लस Z2 अपॉन Z2 E2 माइनस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 Z1 अपॉन Z2 I2। ये जो Z2 I2 है वो यहाँ से इनकी एक टर्म से कैंसिल हो जाता है, जिससे Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 Z1 अपॉन Z2 I2 बराबर माइनस का E1 प्लस Z1 प्लस Z2 अपॉन Z2 E2, या I2 बराबर माइनस का Z2 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 E1 प्लस Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 E2, समीकरण नंबर 3। तथा हम I1 के लिए हल करें इसको, तो I1 बराबर Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 E1 माइनस Z2 E2 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, इसे हमने समीकरण नंबर 4 दे दिया है। अब हम अध्यारोपण की प्रमेय से I1 का मान ज्ञात करेंगे। ये जो ऊपर I1 का मान आया है इसी के तुल्य मान प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए हम परिपथ A में वोल्टता स्रोत E2 को हटा दिया, जो हमारा चित्र B था, ये चित्र है, इसमें हमने E2 को हटा दिया है। परिणाम स्वरूप जो हमें जो परिपथ चित्र B प्राप्त होता है, तथा इसी प्रकार E1 को हटाने पर परिपथ चित्र C प्राप्त हो जाएगा। अब माना वोल्टता स्रोत E1 के कारण प्रतिबाधा Z1 से प्रवाहित धारा I1 डैश है। E1 के कारण Z1 से प्रवाहित धारा I1 डैश है, तो परिपथ अनुसार I1 डैश बराबर हो जाएगा वोल्टता अपॉन प्रतिबाधा E1 अपॉन Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, या Z2 प्लस Z3 E1 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 Z1, समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार परिपथ चित्र के अनुसार माना E2 के कारण प्रतिबाधा Z1 से प्रवाहित धारा I1 डबल डैश है, तो परिपथ C के अनुसार जो कुल धारा I है, कुल धारा I बराबर वोल्टता स्रोत अपॉन कुल प्रतिबाधा, तो E2 अपॉन Z2 प्लस Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, समीकरण नंबर 6। तथा Z1 I1 डैश, क्योंकि वोल्टता सेम है, तो Z1 I1 डबल डैश इक्वल टू Z2 I माइनस I1 डबल डैश, क्योंकि वोल्टता पतन है वो दोनों पे समान है, जिससे Z1 प्लस Z2 I1 डबल डैश इक्वल टू Z2 I, तो I1 डैश बराबर Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू I, अतः I1 डैश बराबर Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, और I की जगह जो वैल्यू रख दी हमने E2 अपॉन Z3 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 है, Z3 प्लस Z2 Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2, या इसको सोल्व करें तो I1 डबल डैश इक्वल टू Z2 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 E2, इसे हमने समीकरण नंबर 7 दे दिया है। तो अध्यारोपण की प्रमेय से Z1 से प्रवाहित धारा I1 का मान I1 डैश तथा I1 डबल डैश से प्राप्त होगा। चूँकि दोनों धाराएं विपरीत दिशा में हैं, अतः जो परिणामी धारा होगी I1 इक्वल टू I1 डैश माइनस I1 डबल डैश, तो I1 बराबर यहाँ हमने I1 डैश की वैल्यू रख दी माइनस I1 डबल डैश की वैल्यू रख दी, इसे समीकरण नंबर 8 दे दिया। अब अध्यारोपण प्रमेय से हमें ज्ञात होता है कि I1 का जो मान है समीकरण 8 में है वो समीकरण 4 के तुल्य है, समीकरण 4 के समान है, अतः इससे अध्यारोपण प्रमेय है वो सिद्ध हो जाती है। अध्यारोपण प्रमेय सिद्ध हो जाती है, अर्थात इसकी परिभाषा पे गौर करें तो प्रतिबाधाओं तथा ऊर्जा स्रोत से युक्त किसी रैखिक जाल में किसी अवयव से
प्रवाही धारा का मान उन सब धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है जो प्रत्येक ऊर्जा स्रोत के कारण प्रवाहित होती हैं, जबकि दूसरे ऊर्जा स्रोतों को उसकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब हमने शुरू में समीकरण 4 से I1 का मान ज्ञात किया है तथा समीकरण 4 से I1 का ये मान आया तथा समीकरण 8 से जो अध्यारोपण प्रमेय लगाकर आया, दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं, बराबर हैं, अतः इससे अध्यारोपण प्रमेय है वो सिद्ध होती है।